सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है, ऑडिबल है, सब कुछ सही चल रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले स्ट्रीम को और आज की क्लास को आप लोग एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, जो भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग को, कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या। कोई ऐसी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ तब तक अपने डिवाइस में। ऑल चैट कर दीजिएगा अपने फ़ोन में, तब आपका चैट्स मुझे शो होगा, ठीक है। वहाँ से साइड में जब लाइव स्ट्रीमिंग को आप ओपन करते हैं तो एक होता है सेल्फ चैट जिससे आपका चैट आपको ही दिखेगा, और एक होता है ऑल चैट जिससे आपका चैट्स मुझे भी शो हो पाएगा। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, एक सेकंड। एक सेकंड टाइम दीजिएगा मुझे, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मैं एक सेकंड बाहर आंटी लोग को शांत करा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ऑलमोस्ट हमारे साथ अभी 5 बच्चे जुड़ गए हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो हमारा चल रहा है क्लास में यूनिट नंबर 1, ठीक है। पहला टॉपिक हो चुका था पहले क्लास में, फिर दूसरा टॉपिक हुआ, फिर हमने किया तीसरा और चौथा टॉपिक बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाला, और आज की क्लास में इसका अगला टॉपिक हमें स्टार्ट करना है पढ़ना। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाला, ठीक है। ये टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो इसको भी मैंने दो पार्ट्स में करके पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चारों टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं और सबके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आज भी हम पढ़ेंगे टॉपिक को, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड, और उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल, जो भी यूपीएलटी ग्रेड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस इस जो यूनिट से आ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस में, तो कहीं भी देखा होगा आपने, हम हमेशा ग्रीस से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने इमेजेस में इतने सारे ऑथर थे, इलियड आपने सुना, ओडिसी महाकाव्य लिखा गया था उस टाइम में, इतने सारे ऑथर्स थे। तो ग्रीस ऐसे थे ना, मतलब जिन्होंने पहले इम्फोसाइज किया कि फिजिकल थोड़ा सा एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, हमें करना चाहिए। तो यहीं से मतलब इवॉल्व हुआ एक तरह से फिजिकल एजुकेशन। तो इसलिए हम जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ये मैप है आपका एंशिएंट ग्रीक का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मार्क में दिया हुआ है येलोइश कलर में, ठीक है। ये हमारा ग्रीस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कितने सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं, डेल्फी, कॉर्निथ, थीब्स, एथेंस, आर्गो, स्पार्टा, ओलंपिया, ठीक है। तो इस मतलब जो पूरा ग्रीस था ये अलग अलग छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ था। और अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस। तो क्या लिखा गया है इसमें, आपको कुछ भी डाउट होता होगा, कभी भी कुछ भी पूछना होगा तो आप चैट बॉक्स में सिंपली ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं सामने फोन में क्लास खुला हुआ है तो आपका चैट्स में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रीस वॉज अ यूनियन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स, मतलब अलग अलग, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया ना, छोटे छोटे राज्यों से, सिटी इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलकर एक ग्रीस बना था आपका। तो ग्रीस एट दैट टाइम वाज नॉट अ सेपरेट नेशन, मतलब क्या बोला है, जो ग्रीस था आपका उस समय वो कोई सेपरेट नेशन नहीं था कि अलग से राज्य है, तो जैसे भारत है हमारा इंडिया आज के टाइम में, तो अलग से ऐसा राज्य नहीं था, बट वाज अ ग्रुप ऑफ सिटीज। ऐसे ग्रीस जो था एंशिएंट ग्रीस छोटे छोटे सिटीज से मिलकर बना था।
which were constantly at war with one another or the outsiders। तो जो छोटे-छोटे सिटीज़ थे, सिटी स्टेट्स थे, वो क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, या फिर कोई बाहर उनको अटैक करता था, बाहरी कोई देश वाला आके, तो आपस में वहाँ लड़ाइयाँ चलते रहती थी। So the requirement of having physically fit soldiers might have been one of the considerations, but games and sports had become a way of life for their citizens। तो अब हम ऐसा मानते हुए आ रहे हैं कि अब उनको चाहिए था लड़ाई-वड़ाई करने के लिए फिजिकली फिट सोल्जर्स, तो अगर उनको फिजिकली फिट सोल्जर्स चाहिए था, इसीलिए हम कंसीडर करते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स वहाँ से इवॉल्व हुआ और उनके लाइफ में बन गया। अब क्या बोला है, ऑल्दो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैड ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट रोड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट हाइट इन ग्रीस। तो ग्रीस में ये प्रचलन इसका फैल गया स्पोर्ट्स का, तो इसीलिए हम ग्रीस को कई बार गोल्डन एरा इन द गेम्स एंड हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इतिहास में ग्रीस को ही बोला जाता है, जो ग्रीस पीरियड था उसको गोल्डन एरा कहा जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के हिस्ट्री में। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, स्पेसिफिक एक पार्ट को बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे। अब क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट में, दे वर द फर्स्ट टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ द एजुकेशनल फिलोसफी इन लाइफ फॉर हेल्थ, फिटनेस एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। तो मतलब जो ग्रीस थे, सबसे पहले कौन रियलाइज किया एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में, लाइफ कैसे जीते हैं, हेल्थ कैसे मेंटेन करना है और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। तो सबसे पहले ये जो ग्रीस वाले थे, इन्होंने रियलाइज किया। तो यहाँ पे दो इतने सारे सिटीज थे हमारे, तो इसमें दो मेन सिटीज थे जिनके बारे में आगे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं और पढ़ा जाता है। तो दो मेन सिटीज कौन से थे, एक था आपका स्पार्टा, एक था आपका एथेंस। ठीक है, तो स्पार्टन्स में कौन सा गवर्नमेंट फॉलो किया जाता, डिक्टेटोरियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे फॉलो किया जाता था, मतलब तानाशाही वाला सरकार। और अथेनियन मतलब मान लीजिए ए से अच्छा, मतलब अच्छा वाला मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे होता था। डेमोक्रेसी होता है, सबको बराबर मौका दिया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो डेमोक्रेसी एंड एनकरेज इंडिविजुअल एक्सेलेंस। तो ये हमारा पहला स्लाइड था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी लोगों को क्लियर होगा, मैंने एक एक चीज को अच्छे से बताया है। ठीक है, ये आपका हिंदी में है। अब आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया था ग्रीक का मैप के बारे में, दो सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं हम बेसिकली, एक है आपका स्पार्टा, दूसरा है आपका एथेंस। ठीक है, तो अब क्या बोला है, द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब जो ग्रीस का हिस्ट्री है ना, इसको भी हम एंशिएंट ग्रीस का, इसको भी 4 पार्ट में अलग-अलग बाँट के पढ़ेंगे। तो इसका पहला है आपका होमेरिक पीरियड, जिसको हम डार्क एज भी कहते हैं। दूसरा है आपका स्पार्टन पीरियड, जिसको हम क्लासिकल एज कहते हैं। तीसरा है अर्ली अथेनियन पीरियड और चौथा है आपका लेटर अथेनियन पीरियड, जिसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो होमेरिक पीरियड में ऐसा क्या है, देखते हैं इसी चीज को। जैसा मैंने बताया आपको, ब्रैकेट में लिखा हुआ था ऑल्सो नोन एज डार्क एरा ऑफ ग्रीस। इसको ग्रीस का डार्केस्ट एरा कहा जाता है, डार्क एरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पोएट था होमर, was a Greek blind poet who is credited as the author of the Iliad and Odyssey। दो महाकाव्य थी उस समय में। तो होमर ने, जो ब्लाइंड पोएट था, इनको बोला जाता था कि इन्होंने ये महाकाव्यों के बारे में बताया है, इलियाड एंड ओडिसी, द टू एपिक्स दैट आर द फाउंडेशनल वर्क ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर। मतलब दो महाकाव्य, इससे पता चलता है कि एंशिएंट ग्रीक में क्या क्या लोग करते थे, क्या क्या काम होता था, सारी चीजों के बारे में इलियाड और ओडिसी में बताया गया है। These two Homeric epics provide a full description of all athletics events। क्या क्या है उस समय स्पोर्ट्स एथलेटिक्स इवेंट्स कराए जाते थे, as they were known in that period। तो जैसे कि चैरियट रेस मतलब आपका घुड़सवारी वाला, ठीक है, रथ वाला, जैसे महाभारत में होता है, रथ होता है। तो ये आपका चैरियट रेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, रनिंग, आर्मर फाइट्स, डिस्कस, आर्चरी, जेवलिंग, ये सब के बारे में बताया गया इस महाकाव्य में। तो फर्दर दिस एपिक्स आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ ग्रीक्स गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू फिजिकल ट्रेनिंग इन दैट एरा। अब इस जो इलियड एंड ओडिसी में ये भी बताया गया फर्दर आगे चल के कि फिजिकल ट्रेनिंग को उस पीरियड में इम्फोसाइज किया जाता था, मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो इन दिस पीरियड मैन वाज कंसीडर्ड टू बी द मैन ऑफ विजडम। तो जो होमेरिक पीरियड था, इसमें मैन को क्या कहा जाता था, मैन ऑफ विजडम, मतलब ऐसा इंसान जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर हो, अच्छा सोचता हो, दूसरों का नुकसान ना सोचता हो, अच्छा नैतिक सिद्धांतों वाला इंसान हो। ठीक है, तो ये आपका होमेरिक पीरियड के बारे में था। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इलियड एंड ओडिसी, ये मतलब महाकाव्य है, आपको मैंने दिखाया था पहले इमेज में। वापस पीछे जाते हैं तो ये जो है ना आपका दिख रहा है लकड़ी का घोड़ा, ये तो ये इलियड एंड ओडिसी में इस बताया गया इसके बारे में कि एक राजा था, तो उसने उसकी रानी को किडनैप कर लिया मान लो, तो अपने किंगडम में ले गया।
तो अब राजा तो पूरा मतलब पहरा लगा लिया अपने पूरे बाउंड्री वॉल्स में, अब तो इसको वापस लाना था अपनी क्वीन को। तो काफ़ी समय हो गए, राजा सक्षम नहीं था लड़ने के लिए जो इसने किडनैप किया था। तो क्या हुआ, काफ़ी समय बीत गए, फिर जो मतलब कम डोमिनेटिंग वाला राजा था, इन्होंने क्या किया, इस लकड़ी का घोड़ा बनाया, ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर सैनिक बहुत सारे भर दिए। अब इसको गिफ्ट किया उन्होंने, जो राजा था वो किंगडम वाला, काफ़ी टाइम बाद। तो सोचा कि लूँ कि नहीं लूँ, फिर उसने सोचा ले लेता हूँ, कोई गिफ्ट ही दिया होगा। तो उन्होंने गिफ्ट लिया फिर, तो जैसे ही गिफ्ट ये घोड़ा अंदर गया, तो इसके अंदर से तोड़ के सैनिक निकले और फिर अटैक हो गया, फिर लड़ाई हुआ वहाँ पे दोनों किंग्स के बीच में अपनी रानी को लेने के लिए। तो ये भी आपका इलियाड एंड ओडिसी में ही बताया गया है इस कहानी के बारे में, जो हमने पढ़ा आपका एंशिएंट ग्रीक के होमेरिक पीरियड में, ठीक है। तो सभी लोगों को क्लियर होगा होमेरिक पीरियड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। जितने बता रहा हूँ आपको, मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, भले वो आपका आंसर राइटिंग हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा पीरियड है अर्ली एथेन, वो है आपका ग्रीस पीरियड का स्पार्टन पीरियड। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एज, ठीक है, इसको क्लासिकल एज भी कहा जाता है। तो स्पार्टन एजुकेशन वाज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग मैन ऑफ एक्शन, मतलब यहाँ पे क्या में इनका मुख्य तौर पे टारगेट था प्रोड्यूस करना मैन ऑफ एक्शन, मतलब वॉरियर तैयार करना है, योद्धा तैयार करना है। तो हेल्दी चाइल्ड लिव विद देयर पेरेंट्स मदर टिल द एज ऑफ 7 ईयर्स। तो जो हेल्दी चाइल्ड थे उस समय में स्पार्टन पीरियड में, वो 7 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे, पेरेंट्स भी अपने मम्मी के पास। तो एबनॉर्मल वीक चिल्ड्रन वर थ्रोन ऑन माउंट टाइग्रिस। तो एक माउंट टाइग्रिस था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एमसीक्यू में। माउंट टाइग्रिस पहाड़ का नाम क्या था जहाँ पे जो कमजोर बच्चा रहता था उसको फेंक दिया जाता था। तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वाज नोन एज अगोग। तो स्पार्टन पीरियड में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता था, ऐसे ऐसे एजुकेशन दिया जाएगा, तो उस सिस्टम को क्या बोलते थे, अगोग बोलते थे, ठीक है। विच वॉज सुपरवाइज बाई, तो सुपरवाइजर कौन था इसका, उसको क्या बोलते थे, पैडोनोमस। ये नाम से इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या था, अगोग, और सुपरवाइज कौन करता था उसको, सुपरवाइजर क्या बोलते थे, पेडोनोमस। अब वहां पे प्लेग्राउंड होते थे स्पार्टन पीरियड में जिसको कहा जाता था प्लेटिन स्टार्स, ठीक है। तो जो स्पार्टन पीरियड के लास्ट किंग था वो कौन था, लियोनिडस वाज द लास्ट किंग ऑफ स्पार्टन पीरियड। गर्ल्स वर आल्सो गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग बट नॉट एज हार्श एज बॉयज। यहाँ पे गर्ल्स को भी ट्रेनिंग दी जाती थी पर इतना हार्श नहीं जैसे बॉयज को दी जाती थी यहाँ पे। तो स्पार्टन वुमेन हैड अ रेपुटेशन फॉर प्रोमिस्क्यूटी एंड कंट्रोलिंग देयर हस्बैंड्स। तो जो स्पार्टन पीरियड जो स्पार्टन की वुमेन थी, मतलब इनका ऐसा रेपुटेशन था मार्केट में कि प्रॉमिस्क्यूटी करती है, मतलब मान लीजिए सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होती थी वहां की वुमेन्स की, ऐसा उनको रेपुटेशन था उनका, और वो हस्बैंड्स को कंट्रोल कर लेती थी। तो द स्पार्टन वुमेन अलोन ब्रिंग फोर्थ मैन। तो इसी से आपका प्रॉमिस्क्यूटी से इससे एक आया था, सेइंग आया था, स्पार्टन वुमेन अलोन ब्रिंग फोर्थ मैन, मतलब अपने साथ 4 आदमी को ले आती है। तो ये उस समय का फेमस सेइंग था, कौन से पीरियड का, स्पार्टन पीरियड का। तो स्पार्टन पीरियड का एम क्या था, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पार्टन वॉज ब्रूट सिस्टम, मतलब मार्केट वाला, अनफ्लिक्सिंग करेज, मतलब कायरता को भगाना, फिजिकल एंड्योरेंस एंड टू डेवलप मिलिट्री स्किल्स, और साथ साथ मिलिट्री स्किल्स को डेवलप करना। तो ये आपका पूरा स्पार्टन पीरियड के बारे में बताया गया है। अब अगर हम बात करें स्पार्टन पीरियड को ही तोड़ तोड़ के अगर अच्छे से फ्लो चार्ट पढ़े, लाइफ सीक्वेंस क्या था स्पार्टन पीरियड का, तो 0 से 7 साल तक बच्चा कहाँ रहता था, अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, मदर मदर के साथ, और 7 से 18 साल तक अंडर सुपरवाइजर। मैंने बताया सुपरवाइजर कौन होता था, पेडोनोमस, वेयर करेज क्वालिटीज वर गिवन एंड कवर्डनेस वाज रिमूव, मतलब बच्चे के अंदर कायरता को हटाया जाता था और करेजियस क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप की जाती थी 7 से 18 साल तक। तो जैसे ही बच्चा 12 साल का होता था तो विगरस ट्रेनिंग स्टार्टेड, ओनली वन गारमेंट वाज गिवन फॉर विंटर। उसको बस एक कपड़ा दिया जाता था ठंडी में बैठने के लिए, और कई सारे एक्टिविटीज कराई जाती थी जैसे कि रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, डिस्कस, जैवलिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, मार्चिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सारी एक्टिविटीज उसको कराई जाती थी। तो जैसे ही बच्चा 18 साल का होता था, द बॉयज वेयर एनरोल इन द सीक्रेट कॉर्प्स, मतलब एनसीसी टाइप, वहां पे भी 18 साल में बच्चा टाइप सीक्रेट कॉर्प्स था वहां पे, उसमें बच्चों को भर्ती करा दिया जाता, ठीक है, एनरोल करा दिया जाता था। तो उसका नाम क्या था, क्रिप्टिया, फॉर प्लैंडिंग, स्पाइंग, मतलब जासूसी करने के लिए बच्चों को एक सीक्रेट कॉर्प्स में डाला जाता था, जिसको क्या कहते हैं, क्रिप्टिया कहते हैं। क्या चीज का, जासूसी करने के लिए, ताकि वो कर पाए। फिर जैसा बच्चा 20 साल का हो गया, दे वेंट टू लिव इन बैरेक्स, मतलब होता है बैरेक्स, बिना फैमिली से दूर कर देते हैं, बैरेक्स में रख देते हैं। तो 20 साल का जैसे ही बच्चा होता था उनको बैरेक्स में भेज दिया जाता था रहने के लिए।
जहाँ पे उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता था और रिमेन कंटिन्यूअसली इन द ट्रेनिंग टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल तक बैरक में रखा जाता था। तो एट द एज ऑफ 30 दे लिव इन द बैरक्स एंड बिकेम द सिटीजन ऑफ स्पार्टा। तो जैसे ही वो तक 30 साल तक पहुंचते थे तो क्या होता था, वो उनको नागरिकता दी जाती थी स्पार्टा की। एंड वेर अलाउड टू मैरी। अब इनको शादी करने के लिए अलाउड किया जाता था कब, जब वो 30 साल के हो गए। बट स्टिल दे हैव टू लिव इन बैरक्स। पर शादी हो गया फिर भी उनको कहाँ रहना है, बैरक में ही रहना है। दे हैव टू लिव इन बैरक टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 60 साल तक बैरक में ही रहना है, फैमिली से दूर। तो ऐसा मतलब था यहाँ का लीडरशिप। मैंने बताया था ना पढ़ाने से पहले, दो एथेंस और स्पार्टा है। एथेंस मतलब अच्छा, वहाँ पे सरकार कर चलाई जाती थी, मतलब डेमोक्रेसी वाली। और स्पार्टन मतलब मैंने बताया ऑटोक्रेटिक, मतलब तानाशाही वाली। तो देख सकते हैं कैसा यहाँ पे क्रूएल्टी है आपका स्पार्टन पीरियड में। तो मैं आपको पढ़ा रहा था 4 पीरियड के बारे में, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस। तो अभी तक हमने पढ़ लिया होमेरिक पीरियड, जिसको डार्क एज भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा स्पार्टन पीरियड, जिसको क्लासिकल एज भी कहते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको अर्ली अथेनियन पीरियड के बारे में और फिर लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे अर्ली अथेनियन पीरियड के बारे में। इससे पहले आपको कुछ पूछना है, सब कुछ क्लियर चल रहा है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो पूछना भी जरूरी है बीच बीच में। सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा कुछ है तो नहीं जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बता दीजिए मुझे। इज एवरीथिंग क्लियर? जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? आप लोग चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, क्लियर है आकाश? यस सर, ओके लेट्स मूव। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लग रहा है पढ़ने से? जो बच्चे काफी सारे तो ऑलमोस्ट पुराने बच्चे हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में आपको? ठीक है अर्पित, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी हम पढ़ेंगे अर्ली अथेनियन पीरियड के बारे में। तो अर्ली अथेनियन पीरियड में क्या था, इन दिस पीरियड मैन वाज कंसीडर्ड टू बी मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम बोथ। मतलब उसको मार्केट वाला ही बनाना है और नैतिक सिद्धांत वाला इंसान ही बनाना है। एक्शन और विजडम दोनों वाला इंसान बनाना है। तो अथेनियंस वेयर मोर ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट्स, मतलब आजादी, दूसरों को मौका दे रहे हैं, पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट टाइप। तो ऐसे वहां के सोच, स्पार्टन जैसे नहीं कि क्रुएल्टी वाला, तानाशाही वाला। द अथेनियन सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म इन डांस। तो अथेनियंस से वो सेलिब्रेट करते थे अपना ह्यूमन फॉर्म डांस में, अपना अपना आर्ट में। रिलीजियस राइट्स होती थी वहां पे। एंड एथलेटिक्स इन न्यूमरस फेस्टिवल्स, वहां पे अलग अलग फेस्टिवल्स कराई जाती थी। मोरओवर मेथड्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन एथेंस वर लेस हार्श देन इन स्पार्टा। तो यहाँ पे क्या होता था, जो फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती थी ना एथेंस में, वो कम क्रूअल थी इन कंपैरिजन टू स्पार्टा। तो ड्राको यहाँ पे था आपका फर्स्ट फ्रेम्ड लॉ ऑफ एथेंस। एथेंस का एक पहला फर्स्ट फ्रेम्ड लॉ था, उसका नाम क्या था, ड्राको। ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अप टू द एज ऑफ 7 द चाइल्ड वर इंस्ट्रक्टेड बाय हिज मदर एट होम। यहाँ पे भी बच्चों को 7 साल तक अपने मम्मी के साथ रखा जाता था, इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। फिर क्या होता था, देन ही एंटर्ड पेलिस्ट्रा। अब पेलिस्ट्रा क्या था उस समय का, रेसलिंग स्कूल था जिसको पेलिस्ट्रा बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों को रेसलिंग स्कूल में डाल दिया जाता था, या फिर डीडास कैलम। डीडास कैलम मतलब म्यूजिक स्कूल, डांस स्कूल मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों में भर्ती करा दिया जाता था बच्चों को। फिर वहां पे फिजिकल जो एजुकेटर होता था, बच्चों को जो सिखाता था, उसको बोलते थे क्या, पेडो ट्राई। और इस समय में आपका अर्ली अथेनियन पीरियड मड बात भी आपका फेमस था। तो ये आपका पूरा हो गया अर्ली अथेनियन पीरियड के बारे में। अब इसी में आपका होता था एक पेन हैंडली गेम्स होता था। पेन मतलब हैंडली मतलब 5, ठीक है, मतलब अलग अलग सिटीज थी, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में साइट है अलग अलग, डेल्फी, इस्थीमिया, कॉर्निथ, नीमिया, ओलंपिया। तो यहाँ पे एक एक गेम्स कराए जाते थे उस समय, जिसको हम पेन हैंडलिंग गेम्स बोलते हैं। तो पेन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑल। हैंडलिक मतलब पीपल ऑफ यूनान, मतलब ग्रीस की बात कर रहा है, तो ऑल पीपल ऑफ ग्रीस। तो यहाँ पे 4 गेम्स होते थे फेमस। पहला होता था आपका ओलंपिक गेम्स, कब स्टार्ट हुआ, 776 बीसी में। दूसरा आपका पाइथियन गेम्स, तीसरा आपका इस्थीमियन गेम्स, और चौथा आपका नीमियन गेम्स।
तो पूछता है इसका ओलंपिक गेम्स किसके ऑनर में कराया जाता था? गॉड जीएस के, जिनको गॉड ऑफ स्काई बोला जाता है। कहाँ पे होता था आपका ये? ओलंपिया में कराया जाता था। फिर आपका पाइथियन गेम्स किसकी कहाँ पे होता था आपके? कौन से गॉड के ऑनर में? अपोलो गॉड के ऑनर में। अपोलो गॉड को बोलते थे गॉड ऑफ म्यूजिक। कहाँ पे होता था ये? डेल्फी में। इस्थीमियन गेम्स आपका किसके कौन से गॉड के ऑनर में कराया जाता था? पोसिडॉन, जिनको गॉड ऑफ ओशन भी कहते हैं। कहाँ पे होता था आपका लोकेशन? कॉर्निथ में। नीमियन गेम्स किसके अंदर में कराया जाता था आपका? जीएस के, ठीक है, पहला और आखिरी वाला गॉड ऑफ स्काई। कहाँ पे होता था ये? आपका एर्गोलिस में होता था। तो ऐसे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, याद भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप इसको ट्रिक बना लीजिएगा। 4 गेम्स कौन कौन से होते थे? ओ पी आई एन, ओपन होता है पर यहाँ पे ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 गेम्स होते थे। पहली बात तो एक ट्रिक हो गया याद करने का, ओपन। अब ओलंपिक गेम्स तो सभी को याद होगा, जीएस के ऑनर में कराया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, याद करते हैं पाइथियन को। पाइथन होता है, सांप होता है पाइथन। तो पाइथन सांप ने काटा, ठीक है, जैसे याद कर लीजिए, एक सेकंड, डी यहाँ पे। पाइथन सांप ने क्या किया? डस लिया, ठीक है। पाइथन स्नेक का नाम होता है, पाइथन पता है। तो डेल्फी से या डस लिया मतलब काट दिया। तो कहाँ मैंने भर्ती कराया? अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल होता है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ट्रिक और याद कर सकते हैं। पाइथन सांप ने डस लिया तो मैंने कहाँ भर्ती करा है? अपोलो हॉस्पिटल में। तो पाइथन गेम्स कौन से गॉड के अंदर में होता था? अपोलो। कहाँ पे होता था? डेल्फी में। फिर है आपका इस्थीमियन गेम्स। इस्थीमियन का बन जाएगा आपका आईपीसी। आईपीसी का धारा लगा दो ऐसा कुछ, ठीक है। इस्थीमियन गेम्स पोसिडॉन गॉड के हॉनर में कराया जाता था कॉर्निथ में, ठीक है। या फिर आईसी बोर्ड होता है कुछ, ऐसे करके ट्रिक बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नीमियन गेम्स एंड जेड ए, ठीक है, नीमियन एंड जेड ए, न्यूजीलैंड टाइप। तो ऐसे करके ट्रिक करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ये सारे ट्रिक्स थे, मैं ऑन द स्पॉट सोच सोच के बता रहा हूँ, तो ऐसा आप भी मतलब करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पाइथन वाला तो काफी अच्छा ट्रिक मिल गया, बाकी आप बना लीजिएगा। पहला वाला तो सभी को याद होगा, ओलंपिक गेम्स कहाँ होते थे? जीएस के गॉड के ऑनर में कराया जाता है। तो सीक्वेंस कैसे याद करना? OPIN, ठीक है, मतलब याद भूलेंगे नहीं। ओ से ओलंपिक गेम्स, पी से पाइथन गेम्स, आई से स्थीमियन गेम्स, एन से नीमियन गेम्स। कहाँ पे होता था मैंने बता दिया आपको याद करने के लिए। अब बात करते हैं जो चौथा आपका फेज है पढ़ना है, इसमें हमें लेटर अथेनियन पीरियड। तो मैंने बताया था ना, ग्रीस को गोल्डन एरा बोलते थे, उसमें से भी कौन से पार्ट को बोलते थे? लेटर अथेनियन पीरियड को कहा जाता था। तो ऑल्सो नोन एज गोल्डन एरा ऑफ ग्रीस हिस्ट्री। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन, मतलब एज ऑफ ट्रांजिशन कहा गया। इसमें काफी सारे ऑथर्स आए, काफी सारे बदलाव आए। तो दिस पीरियड वाज नोन एज द पीरियड ऑफ फिलोसफर्स। तो इस जो पीरियड था आपका लेटर अथेनियन पीरियड का, इसमें पीरियड ऑफ फिलोसफर्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि इसमें सोक्रेट्स आए थे, प्लाटो आए थे और एरिस्टोटल आए थे, वर फ्रॉम दिस पीरियड। इसका सीक्वेंस पूछता है कौन पहले आए। सबसे पहला कौन था? सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स किसके टीचर थे? प्लाटो के। प्लाटो इनसे छोटे थे, ठीक है। फिर इनसे प्लाटो किसके टीचर थे? एरिस्टोटल के। सबसे बड़ा कौन? सोक्रेट्स। सबसे छोटा कौन? एरिस्टोटल। इस सीक्वेंस में भी कई बार आ जाता है कौन बड़ा कौन छोटा है। तो प्लाटो जो था पार्टिसिपेटेड इन रेसलिंग कंटेस्ट एट एंशिएंट ओलंपिक्स एंड वॉन। जो प्लाटो थे इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था रेसलिंग में और इन्होंने जीता भी था। तो हिपोक्रेट्स थे, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं जिनको, ऑफ दिस पीरियड वाज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑन मेडिकल जिम्नास्टिक्स। तो इन्होंने बहुत ही ग्रेटेस्ट अथॉरिटी लिया हुआ था मेडिकल जिम्नास्टिक्स के ऊपर। अभी क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने बड़ा चार पीरियड था आपका। तो ग्रीस का खत्म कैसे हुआ? अब इन पे रोमन्स ने अटैक कर दिया। तो रोमन अंपायर अटैक ऑन सेवरल सिटी स्टेट्स। अलग अलग सिटी स्टेट्स में मैंने बताया ना लड़ाई होते रहता था। तो रोमन्स ने अटैक किया विथ लास्ट बैटल, बैटल ऑफ कॉर्निथ। तो आखिरी जो बैटल था उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ कॉर्निथ। द ग्लोरियस ग्रीस वॉज कोलैप्स। तो यहाँ पे खत्म हो गया ग्रीस का आपका हिस्ट्री। तो ये आपके 4 पीरियड में हमने पढ़ा लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में। अब कुछ कुछ गेम्स थे जो इस पीरियड में खिलाए जाते थे लेटर अथेनियन पीरियड में। हाल्टर्स मतलब ऐसे वेट टाइप होता था, बांध के लॉन्ग जंप करते थे, ठीक है, तो उसको हेल्टर्स कहते थे। फिर पेंटाथलॉन होता था, ग्रुप ऑफ 5 इवेंट्स इसमें होते हैं। कौन कौन से सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा? लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिंग थ्रो, स्टेडियम बोलते थे मतलब रनिंग रेस को, और रेसलिंग। तो कौन कौन सा हो गया? LDJSW, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस में है पेंटाथलॉन का। और आपका पैनक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये आपका कौन से 2 गेम्स के कॉम्बिनेशन पूछता है? रेसलिंग एंड बॉक्सिंग।
तो जिम्नाजियम आपका बड़ा-बड़ा हॉल्स होता था और कौन से फिलॉसफर से रिलेटेड है, ऐसे भी आते हैं, पूछ देता है। लाइसियम किससे रिलेटेड है? तो आपका एरिस्टोटल से है। लाइट apparatus की आपकी एक्टिविटी होती थी ना, तो लेकर याद कर लीजिएगा, लाइसियम इज़ रिलेटेड टू व्हिच फिलॉसफर? एरिस्टोटल। और एकेडमी प्लेटो, एपी, ठीक है? एकेडमी प्लेटो। तो ये आपका लेटर एथेनियन पीरियड के बारे में भी हो गया। तो ये इमेजेस में हम देख सकते हैं कैसे एथेंस थी, कैसे स्पार्टा थी। ज़ूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या दिया? स्पार्टन मेनली फोकस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो स्पार्टन लड़ने करने में फोकस करते थे। स्पार्टन एंड एथेंस हैड अ वेरी डिफरेंट एजुकेशनल स्टाइल। सो एथेंस किस पे फोकस करते थे? आर्ट एंड स्किल्स सच एज स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है? अब दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। स्पार्टन और एथेंस के बीच में क्या डिफरेंस था? तो स्पार्टन हैड एन ऑटोक्रेटिक अप्रोच, मतलब तानाशाही वाला इनका अप्रोच था। एथेंस के कैसे थे? एथेंस हैड डेमोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन, मतलब डेमोक्रेटिक अप्रोच था, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देते थे एजुकेशन के ऊपर। जो स्पार्टा था वो दे गेव ट्रेनिंग अबाउट वॉर ओनली, मतलब लड़ाई करने के लिए वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी स्पार्टन पीरियड में। वहीं पे आपका एथेंस में दे गेव ट्रेनिंग अबाउट बोथ पीस एंड वॉर, कैसे पीस मेंटेन करना है और कैसे लड़ाई करना है, दोनों चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी आपकी एथेंस में। रीजनिंग वॉज नॉट अलाउड हियर, मतलब ज्यादा सोचने की पावर नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं कि सोचते रहो आप, तो यहाँ पे आप सोच सकते थे। रीजनिंग वॉज अलाउड हियर। स्पार्टा में क्या था? द मेन एजुकेशनल एम वॉज टू प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट वॉरियर्स, मतलब योद्धा तैयार करना। और यहाँ पे आपका मेन एम वॉज कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पूरी तरह से आपका पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। तो स्पार्टा में ट्रेनिंग ऑफ वॉर वो स्टार्टेड एट वेरी अर्ली इन लाइफ एट 7 ईयर्स। यहाँ पे 7 साल में बच्चों को वॉर के लिए तैयार करना चालू कर दिया जाता था। पर यहाँ पे एथेंस में फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता था बच्चों को 7 साल से। तो स्पार्टा में फोकस किया किया जाता था, फोकस ऑन फिजिकल ट्रेनिंग और यहाँ पे माइंड ट्रेनिंग पे। फिर स्पार्टन गेव वुमेन इक्वल चांसेस ऑफ एजुकेशन। ये चीज स्पार्टन के बारे में एक ही चीज पॉजिटिव है कि वहाँ पे वुमेन्स को भी चांस दिया जाता था एजुकेशन के लिए, पर जबकि एथेंस में आपका एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए था। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब बात करेंगे, तो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ग्रीस के बारे में, कैसे क्या फिजिकल एजुकेशन का वर्ल्ड हिस्ट्री था, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस। 4 पीरियड के बारे में पढ़ा, होमेरिक, स्पार्टन, अर्ली और लेटर अथेनियन पीरियड के बारे में। फिर मैंने बताया आपको रोमन्स ने इन पर अटैक कर दिया। तो अब हम किसका हिस्ट्री पढ़ेंगे? रोम का, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन रोम, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला है इसमें? रोमन्स वर नॉट ग्रेट लवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। अब रोमन्स उतने लवर्स नहीं थे फिजिकल एक्टिविटी में, जैसा हम अगर कंपेयर करें ग्रीस से, तो इनका कल्चर भी नहीं था वैसा। इनके लिए कैसा था? फॉर देम इट वाज अ वे टू सर्व देयर मिलिट्री पर्पस, क्योंकि इनको अपने मिलिट्री के लिए तैयारी करनी थी, तो थोड़ा थोड़ा गेम हम खेल लेते थे। तो फिजिकल एजुकेशन प्रिपेयर्ड द यूथ फॉर वॉर। तो रोम में फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एक यूथ को वॉर के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो कैंपस मार्टिन एक जगह था, वाज द प्लेस वेयर रोमन यूथ रिसीव ट्रेनिंग, ठीक है। कैंपस मार्टिन कौन सा जगह था जहाँ पे रोमन पीरियड में यूथ जो थी वॉर के लिए ट्रेनिंग लेती थी? वो जगह का नाम क्या था? कैंपस मार्टिन। तो फिजिकल एजुकेशन इन रोम रिफ्लेक्ट्स यूटिलिटेरियन, मतलब बहुत ही यूजफुल इंसान, मान लो बहुत ही काम कर रहा है, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही यूजफुल हो। यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटी वाला इंसान। तो ऐसे थे वहाँ पे, जो फिजिकल एजुकेशन था रोम का, वो ये रिफ्लेक्ट करता है आपका यूटिलिटेरियन को, मतलब रिसोर्सफुल इंसान है, ऐसा आलतू फालतू काम नहीं करेगा, काम वाला ही चीज करेगा। तो चैरियट रेसेस जो मैंने बताया, रथ वाला रेसेस और ग्लैडिएटर कॉम्बैट आप देख सकते हैं। तो वर देयर फेवरेट वेयर फाइट वॉज टिल द एंड ऑफ ओपोनेंट्स लाइफ। ये आपका हो गया चैरियट रेस और ये हो गया आपका ग्लैडिएटर कॉम्बैट। तो यहाँ पे लड़ाई तब तक होती थी जब तक किसी एक ओपोनेंट की मृत्यु ना हो जाए। तो इस समय एक ऑथर था, फिलोसोफर था बहुत ही फेमस, वो था गैलन। तो गैलन वॉज फेमस फिलोसोफर एंड मेडिकल स्टूडेंट ऑफ दिस पीरियड। तो गैलन कौन से पीरियड के थे? रोमन पीरियड के। गैम्बलिंग गेम्स, मतलब जुआ हुआ, गैम्बलिंग वाला, वर फेवरेट एक्टिविटीज ऑफ रोमन्स। तो रोमन्स में फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इट वाज द बिगिनिंग ऑफ डार्क पीरियड ऑफ प्रोग्रेशन। तो यहीं से गेम्स एंड स्पोर्ट्स का डार्क पीरियड आपका स्टार्ट हुआ था। द कोलोसम, ये दिख रहा है कोलोसम बड़ा सा, इज वन ऑफ द रोम्स मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ द सिटी। रोम में आपका कोलोसम फेमस है अभी भी। अब यहाँ पे थर्मे होता था इन रोम, वो था फेमस बाथिंग प्लेस। जो बाथिंग का प्लेस होता था उसको थर्मे कहते थे, ठीक है, जहाँ पे हल्का सा वार्म वाटर आता था।
तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का हिस्ट्री है रोम के बारे में। अब चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुंफू बस फेमस है चाइना से जो आया, और कुछ होगा तो मैं क्वेश्चंस में करा दूंगा। जापान में द क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस सुमो रेसलिंग एंड जूडो गोस टू जापान। सुमो रेसलिंग और जूडो कहाँ से आया? जापान से आया। अब थोड़ा जर्मनी भी इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री तो जर्मनी के बारे में काफी सुना होगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ दिस ग्रैंड फादर फू मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, काफी सारे फादर्स हैं इसमें। तो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एट जर्मनी। तो सिंस 18th सेंचुरी जर्मन स्टार्टेड हैविंग लिबरल एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन, मतलब लिबरल एटीट्यूड हो गया एजुकेशन के ऊपर, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वर गिवन प्रोमिनेंट प्लेसेस इन स्कूल करिकुलम। तो यहाँ पे स्कूल के जो करिकुलम थी उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्राथमिकता देने दी जाने लगी। तो इनिशियली जिम्नास्टिक्स ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस। तो जिम्नास्टिक्स यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो दे प्लेस जिम्नास्टिक्स ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड ऑल्सो इंक्लूडेड स्विमिंग एंड अदर गेम्स इन द प्रोग्राम। और सारे गेम्स जिम्नास्टिक्स से बाकी सारे गेम्स लाए। जिम्नास्टिक्स को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द गेम्स, तो स्विमिंग को भी कहते हैं कहीं ना कहीं। तो जॉन सीमंस थे यहाँ पे जो फर्स्ट टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन थे। ये क्वेश्चन पूछता है आपका वन लाइनर, तो हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन? जॉन सीमंस। फिर पूछता है बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक्स? जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिच गट्समट्स। ठीक है, ये आपके ग्रैंडफादर थे जिम्नास्टिक्स के। तो फादर कौन थे जिम्नास्टिक्स के? फादर थे आपके फ्रेडरिच लुडविग जॉन। तो फ्रेडरिच लुडविग जॉन थे, इन्होंने ही टर्नरविन मूवमेंट की स्टार्ट करी थी जर्मनी में। ये भी मूवमेंट पूछता है आपका, कौन किसने स्टार्ट करा था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं, सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख के लाए हैं पॉइंट्स वाइज, तो आपके लिए इजी रहेगा नोट्स बनाने के लिए। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन एंड मॉडर्न जिम्नास्टिक्स वाज हु? जॉन बर्नार्ड बेसिडो। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कौन था और मॉडर्न जिम्नास्टिक्स? जॉन बर्नार्ड बेसिडो। इतने सारे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग लिख के याद करेगा तब हो जाएगा। तो जो जॉन बर्नार्ड बेसिडो थे, ही स्टडी थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन एट लैपिजिक जगह थी, वहां पे इन्होंने इसकी पढ़ाई करी थी। फिर इन्होंने डेनमार्क चले गए थे एंड वर्क एज अ प्रोफेसर। डेनमार्क में जाकर प्रोफेसर की तरह काम किया एंड वो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ डेनमार्क। फिर जब ये वहां काम कर रहे थे तो डेनमार्क के सिस्टम से इन्फ्लुएंस हो गए। वेयर इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी अलोंग विद द एकेडमिक्स, जहाँ पे बॉडी को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जाता था इन कंपैरिजन टू एकेडमिक्स। पढ़ाई भी जरूरी है पर इंसान का स्वास्थ्य भी, बॉडी भी जरूरी है। फिर ये डेनमार्क से पढ़ाई करके आए, प्रोफेसर का जॉब करके। सो ही रिटर्न टू जर्मनी एंड ओपन फिलैंथ्रोपियम। तो इन्होंने जर्मनी में आके फिलैंथ्रोपियम खोला। फिर आपका डी कार्ल डीम, नीचे में स्टैब्लिश जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन। 1950 में आपका जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन गठन किया गया था डी कार्ल डीम के द्वारा। इन्होंने ही जो ओलंपिक टॉर्च था ना 1936 में आया था बर्लिन ओलंपिक्स में, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था डी कार्ल डीम ने। बर्लिन में होता ना उस समय ओलंपिक्स आपका। तो ये हो गया आपका अब फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एट स्वीडन। तो स्वीडन में आपका पर हेनरिक लिंग का ही नाम जहां भी आएगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में, पर हेनरिक लिंग मतलब स्वीडन लगा के आ जाना, इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन। अब डेनमार्क में आपका एक नाम फेमस है, फ्रेंच नैचडिगल लेड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जर्मनी। अब फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एट यूएसएसआर, ठीक है, रसिया जिसका प्रेजेंट नेम है। तो इन रसिया फिजिकल एजुकेशन इज नोन एज व्हाट? फिजिकल कल्चर। तो रशिया में फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल कल्चर कहा जाता है। और यहाँ पे थेरापेटिक जिम्नास्टिक्स मतलब बॉडी का, थेरापेटिक मतलब एक्सरसाइज के थ्रू कैसे ट्रेन करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था आपका 1920 में थेरापेटिक जिम्नास्टिक्स। अब बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम्स, मतलब जितने भी बॉल गेम्स हैं, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ, सब इंग्लैंड से आया है। तो व्हेन अदर यूरोपियन कंट्रीज वर बिजी इन इंट्रोड्यूसिंग जिम्नास्टिक्स, इंग्लैंड वाज ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मोस्टली आउटडोर गेम्स। तो मोस्टली आउटडोर गेम्स यानी कि बॉल गेम जितने भी आए, सारे यूरोपियन कंट्री उस समय जिम्नास्टिक्स वगैरह में बिजी थी। तो इंग्लैंड आपका जितने भी बॉल गेम्स आए ये लाया है। देखा होगा आपने इतने सारे मूवी क्रिकेट के बारे में लगाना होगा, तो हमें पता चलता है। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एट यूएसए। यूएसए का क्या रोल था फिजिकल एजुकेशन में लाने में? तो इन्होंने लाया था वाईएमसीए, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म पूछता है कई बार। प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन अमेरिका। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो बास्केटबॉल वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जेम्स ए नेस्मिथ इन 1891। पूछेगा आपसे एग्जाम में बास्केटबॉल कौन इन्वेंट किया था? डॉक्टर जेम्स ए नेस्मिथ। कब? 1891 में, while working in YMCA ट्रेनिंग स्कूल। एंड वॉलीबॉल वाज इन्वेंटेड बाय, वॉलीबॉल पूछा गया है तो पहले भी क्वेश्चन किसके द्वारा लाया गया था? तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा लाया गया था 1895 में एट अनदर YMCA ट्रेनिंग
सेंटर। तो ये आपका यूएसए के बारे में था जो आपको पता रहना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का, अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी अब तक एग्जाम्स हुए हैं यूपीएलटी ग्रेड के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनेट। देखिए अभी जस्ट मैंने पढ़ाया और यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में सबसे पहला क्वेश्चन था यही वाला था, इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनेट। तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, मैं आपका वेट कर लेता हूँ। यूएसए, जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल सा वेट करने का मतलब नहीं है, आपको पता ही होगा आंसर, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया, यूएसए हो जाएगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट ओलंपिया इन द ईयर। पहला ओलंपिक गेम्स कौन से ईयर में हुआ था, ये भी मैंने पढ़ाया था नोट्स में ही आपके, 776 बीसी में। ठीक है, जो ओलंपिया में हुआ था। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। तो आज तक की क्लास में हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स। अब आपका बच गया हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें घुसने से मतलब नहीं है, अच्छे से उसको कल वापस से रिस्टार्ट करेंगे। आज आप रिवाइज कर लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड के बारे में, और जो 5 टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो देख लीजिएगा, और अप टू डेट चलते रहिएगा। धीरे 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 डेली डेली पढ़ेंगे तो सिलेबस आराम से हो जाएगा और फिर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही था आज की क्लास के लिए। आपको कुछ पूछना है, कुछ भी बोलना है तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं सिंपली। ठीक है, ठीक लग रहा है आप लोगों को क्लास? अर्पित, माही, संस्कृति, आकाश, ठीक है क्लास आप लोगों को? आप लोग के मैसेज का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है आकाश, यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर रात को 9 बजे इसी टाइम पे। ठीक है माही। व्हाट अबाउट क्लास पीपीटी? देखिए पीपीटी मैं आपको तब शेयर करूंगा जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, एक साथ मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद मैं पीपीटी देता हूँ सारे क्लासेस में, ताकि एक साथ कुछ भी मुझे एडिट करना हो बीच में तो एडिटिंग करके सारा फाइनल करके आपको एक साथ मिल जाएगा एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे अगली क्लास में। आया करिए लाइव में, अच्छा लगता है मुझे ही पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में, या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।